नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या हमारे विचार, जो पूरी तरह से अदृश्य हैं, हमारे शरीर में असल दिखने वाली बीमारियां पैदा कर सकते हैं? हम सब ने सुना है चिंता चिता समान है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक मुहावरा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? ये सिर्फ मुहावरा नहीं है, बल्कि अब तो विज्ञान की एक पूरी ब्रांच इस पर काम कर रही है। इसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी या पीएनआई कहते हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी सुनने में तो ये बहुत भारी शब्द लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा मुश्किल है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। साइको यानी हमारा मन, न्यूरो यानी हमारा नर्वस सिस्टम, और इम्यूनोलॉजी यानी हमारी रोग से लड़ने की शक्ति। तो विज्ञान अब इस बात को पक्का मान रहा है कि हमारे मन का, हमारी फीलिंग्स का सीधा कनेक्शन हमारी बॉडी की आर्मी यानी इम्यून सिस्टम से है। अच्छा, तो आज हमारा मिशन एकदम साफ है। हमें ये समझना है कि ये कनेक्शन काम कैसे करता है। मतलब एक छोटा सा नेगेटिव ख्याल जो हवा में है, वो मेरे शरीर के अंदर घुसकर मेरी डीएनए तक को कैसे बदल सकता है। चलिए इस पूरे प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, एक विचार जो फिजिकली मौजूद ही नहीं है, वो शरीर में कोई ठोस, कोई केमिकल बदलाव कैसे ला सकता है? ये सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। ये होता कैसे है? कैंडेस स्पर्ट ने दिया है। उन्हें मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन की जननी भी कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन मतलब भावनाओं के अणु? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ही ये साबित किया कि हमारी भावनाएं सिर्फ दिमागी चीज नहीं, बल्कि असल में फिजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से समझाया है। सब कुछ शुरू होता है पहले कदम से, एक विचार से। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसी हैं और आपको किसी पर जोर का गुस्सा आ रहा है। ठीक है, गुस्सा आया, ये तो दिन में कई बार होता है। तो उसके बाद मेरे शरीर के अंदर क्या होता है? जैसे ही वो गुस्से का विचार आता है, आपका दिमाग, खास तौर पर एक छोटा सा हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। ये आपके शरीर का मास्टर केमिस्ट है। ये उस विचार को पकड़ता है और उसे तुरंत एक केमिकल मैसेंजर में बदल देता है। इन केमिकल्स को विज्ञान की भाषा में न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं। एक मिनट, इसे थोड़ा आसान करते हैं। तो ये सोचने जैसा है कि मेरा विचार एक डिजिटल फाइल है और मेरा दिमाग उसे एक 3D प्रिंटर की तरह एक असली भौतिक वस्तु यानी इस केमिकल में बदल देता है, जिसे मेरा शरीर पढ़ सकता है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। आपका विचार एक अदृश्य सॉफ्टवेयर था और न्यूरोपेप्टाइड उसका हार्डवेयर प्रिंटआउट है। अब तीसरा कदम, ये केमिकल, ये प्रिंटआउट आपके खून में घुल जाता है और सेकंडों में आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। आपके दिल से लेकर आपके लिवर, आपकी त्वचा की हर एक कोशिका तक। और हर कोशिका पर एक तरह का लेटर बॉक्स या रिसेप्टर लगा होता है जहां ये केमिकल चिट्ठी पहुंचती है। एकदम सही। हर कोशिका पर हजारों रिसेप्टर्स होते हैं जो ताले की तरह हैं, और ये केमिकल मैसेंजर उस ताले के लिए एकदम सही चाबी का काम करता है। और यहीं से चौथा और सबसे कह सकते हैं खतरनाक या फायदेमंद कदम शुरू होता है। जैसे ही ये केमिकल कोशिका के रिसेप्टर से जुड़ता है, वो कोशिका के अंदर एक संदेश भेजता है जो सीधे उसके डीएनए की कार्यप्रणाली को बदल देता है। ये तो डरावना है। मतलब अगर विचार गुस्से या डर का है तो वो मेरी कोशिका को क्या संदेश देता है? वो संदेश देता है बाहर खतरा है, जंग की तैयारी करो। कोशिका तुरंत सर्वाइवल मोड में चली जाती है। वो अपनी सारी ऊर्जा बाहरी खतरे से लड़ने में लगा देती है और अपने अंदर के जरूरी काम जैसे खुद की सफाई, मरम्मत और नए सेल्स बनाना सब बंद कर देती है। सब बंद कर देती है। हाँ, अब सोचिए, अगर ये स्थिति कुछ मिनटों के लिए हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान हफ्तों, महीनों, सालों तक गुस्से, चिंता या कड़वाहट में जी रहा है, तो उसकी कोशिकाएं लगातार सर्वाइवल मोड में रहेंगी। वो कभी खुद को ठीक ही नहीं कर पाएंगी। और जो कोशिका खुद को ठीक नहीं कर सकती, वही आगे चलकर बीमार कोशिका बन जाती है। वाह, तो आपने जो मास्टर केमिस्ट वाली बात कही थी, वो अब पूरी तरह समझ में आ रही है। मतलब हम ही अपनी बॉडी की इस केमिकल फैक्ट्री के मालिक हैं। हमारा दिमाग केमिस्ट है और हमारे विचार वो डॉक्टर की पर्ची या प्रिस्क्रिप्शन है जो हम उसे हर पल दे रहे हैं। बिल्कुल, पर इसमें एक और परत है। एक फैक्ट्री में तो मालिक सोच समझकर ऑर्डर देता है। हमारे शरीर की इस फैक्ट्री में ज्यादातर ऑर्डर हमारे बिना सोचे समझे अपने आप चले जाते हैं। अपने आप? हाँ, जब आप सुबह ट्रैफिक में गुस्सा करती हैं, तो आप अनजाने में अपने केमिस्ट को एक पर्ची दे रही हैं जिस पर लिखा है, मेरे खून में कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन नाम का जहर बनाओ।
और जब आप किसी के साथ प्यार से बात करती हैं तो आप पर्ची देती हैं, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसा अमृत बनाओ। अब सवाल बस इतना है कि अगर किसी फैक्ट्री में दिन रात जहर बनता रहेगा तो उस फैक्ट्री की मशीनरी यानी हमारे अंग कब तक स्वस्थ रहेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर अलग अलग विचार अलग अलग केमिकल बनाते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि विज्ञान ने ये भी पता लगा लिया है कि कौन सा जहरीला विचार किस अंग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? क्या इसका कोई नक्शा है? हाँ, अब विज्ञान इस नक्शे को काफी हद तक समझने लगा है। कुछ कनेक्शंस तो बहुत ही स्पष्ट हैं, जैसे हृदय रोग यानी दिल की बीमारियां। रिसर्च बार बार ये दिखाती है कि इसका सबसे बड़ा वैचारिक कारण है लगातार रहने वाला गुस्सा, चिड़चिड़ापन और वो वाली फीलिंग कि मेरे साथ गलत हुआ या चीजें मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही, पैदा कर रही थी। ये कैसे होता है? जब आपको गुस्सा आता है तो आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। दिमाग तुरंत एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ ला देता है। ये हार्मोन्स तुरंत आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, खून को गाढ़ा कर देते हैं ताकि चोट लगने पर खून बहना रुक जाए, और आपकी धमनियों की अंदरूनी परत में हल्की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं। अगर ये रोज रोज हो तो यही सूजन धमनियों को सख्त बना देती है और गाढ़ा खून थक्के बनाने लगता है, और यही हार्ट अटैक का सीधा रास्ता है। ये तो बहुत सीधा कनेक्शन है। और कैंसर जैसी बीमारी जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये बस बैड लक है, क्या उसके पीछे भी कोई खास थॉट पैटर्न देखा गया है? बिल्कुल। कैंसर पर हुई रिसर्च में जो सबसे गहरा भावनात्मक लिंक मिला है वो है गहरा रंज, पुरानी कड़वाहट और किसी को या खुद को माफ न कर पाने की भावना। जब हम किसी दर्दनाक घटना को सालों तक अपने अंदर दबाकर रखते हैं, उस जख्म को रोज कुरेदते रहते हैं, तो हम एक दायमी मतलब क्रॉनिक तनाव की स्थिति में जीते हैं। और ये क्रॉनिक तनाव हमारे इम्यून सिस्टम पर क्या असर डालता है? ये उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है। हमारे इम्यून सिस्टम में नेचुरल किलर सेल्स या टी सेल्स नाम के सैनिक होते हैं। अच्छा। जिनका काम ही है शरीर में गश्त लगाना और कैंसर जैसी खतरनाक कोशिकाओं को पैदा होते ही ढूंढकर मार देना। अच्छा। लेकिन लंबा चलने वाला दुख और तनाव कॉर्टिसोल हार्मोन के जरिए इन सैनिकों को सुला देता है। कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम का ऑफ स्विच है। जब आर्मी सो रही हो तो दुश्मनों यानी कैंसर सेल्स को बढ़ने का, अपनी कॉलोनी बनाने का खुला मैदान मिल जाता है। मतलब हम माफ न करके सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, बल्कि हम अपने ही शरीर के सैनिकों को निष्क्रिय कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और आम समस्या है जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस। क्या विचारों की कठोरता का जोड़ों की कठोरता से कोई लेना देना है? सीधा लेना देना है। आर्थराइटिस का संबंध अक्सर आलोचनात्मक स्वभाव, हर चीज में गलती निकालने की आदत, जिद्दीपन और चीजों को या लोगों को पकड़कर रखने यानी लेट गो न करने की आदत से जुड़ा है। लेट गो न करना? हाँ, जब हमारे विचार लचीले नहीं होते, जब हम हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहते हैं और झुकने को तैयार नहीं होते, तो उसका सीधा असर हमारी मांसपेशियों पर पड़ता है। वो हमेशा एक अनजाने तनाव में रहती हैं। यही तनाव जोड़ों के आसपास सूजन पैदा करता है और शरीर में एसिड का स्तर बढ़ाता है, जो धीरे धीरे हड्डियों की परत को घिसने लगता है। विचार की अकड़ शरीर की अकड़न बन जाती है। ये सब तो समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी लगता है कि तस्वीर अभी पूरी नहीं है। जैसे हमारे स्रोत बताते हैं कि इस पूरी कहानी में 3 बहुत महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसमें पहली कड़ी क्या है? पहली और शायद सबसे बुनियादी कड़ी है अन्न और जल का प्रभाव। हमने सुना है जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन विज्ञान अब ये भी कह रहा है कि जैसा मन वैसा अन्न। जैसा मन वैसा अन्न। हाँ, आप क्या खाते हैं ये तो जरूरी है ही, लेकिन आप उसे किस मनस्थिति, किस भाव से खाते हैं ये शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये दिलचस्प है। मतलब अगर मैं दुनिया का सबसे हेल्दी सलाद भी गुस्से में या चिंता करते हुए खा रही हूं, तो वो नुकसान कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो के जल स्मृति के प्रयोग हैं। उन्होंने ये साबित किया कि पानी हमारी भावनाओं, हमारे विचारों की ऊर्जा को सोख लेता है और अपनी आणविक संरचना यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल लेता है। अच्छा, हाँ, जब पानी के सैंपल को प्रेम, शांति, धन्यवाद जैसे शब्द सुनाए गए, तो जमने के बाद उसके क्रिस्टल्स बहुत ही सुंदर बने, और जिस पानी को नफरत, गुस्सा, डर जैसे शब्द सुनाए गए, उसके क्रिस्टल्स बदसूरत, टूटे फूटे और बेतरतीब बने। और हमारा शरीर तो 70% से ज्यादा पानी ही है। बस यही कनेक्शन है।
अब सोचिए, जब आप चिंता या डर की स्थिति में पानी पीते हैं या भोजन करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर का 70% पानी उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है। आपके खाने में जो पानी है वो भी उसे पकड़ लेता है। तो वो भोजन शरीर में जाकर अमृत नहीं, बल्कि एक लो वाइब्रेशन वाला पदार्थ बन जाता है, जिसे पचाना भी मुश्किल होता है। इसीलिए आध्यात्मिकता में हमेशा कहा जाता है कि परमात्मा की याद में शांति और कृतज्ञता के भाव से बनाया और खाया गया भोजन प्रसाद बन जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। ठीक है, ये पहली कड़ी हुई। तो अगर हमारे विचार और भाव खाने को भी बदल सकते हैं, तो क्या सिर्फ एक मजबूत विश्वास हमें ठीक भी कर सकता है? यही दूसरी कड़ी है। हाँ, और ये मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा और सबसे कम समझा गया रहस्य है, विश्वास का विज्ञान, जिसे हम प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। प्लेसिबो मतलब वो चीनी की गोली? हाँ। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ मन का वहम नहीं है? एक शुगर की गोली किसी की बीमारी को सच में कैसे ठीक कर सकती है? ये विज्ञान से ज्यादा जादू जैसा लगता है। ये जादू जैसा लगता है, पर ये होता है। और ये सिर्फ वहम नहीं है, इसके पीछे ठोस बायोकेमिस्ट्री है। इसका क्लासिक उदाहरण यही है कि जब एक डॉक्टर किसी मरीज को चीनी की गोली देकर कहता है कि ये दुनिया की सबसे नई और शक्तिशाली दवा है, तुम कल तक ठीक हो जाओगे, और मरीज उस पर पूरा विश्वास कर लेता है, तो 30-40% मामलों में वो सच में ठीक हो जाता है। वाकई? हाँ, उसकी बीमारी के लक्षण कम हो जाते हैं। अब सवाल ये है, ये हुआ कैसे? हाँ, यही सवाल है। गोली ने तो कुछ नहीं किया। गोली ने कुछ नहीं किया, लेकिन मरीज के दृढ़ विश्वास ने किया। जैसे ही मरीज को यह पक्का विश्वास हो जाता है कि मैं ठीक होने वाला हूं, उसका दिमाग अपनी अंदर की फार्मेसी को चालू कर देता है। वह एंडोर्फिन जैसे प्राकृतिक दर्द निवारक केमिकल बनाने लगता है, जो मॉर्फिन से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। यानी विश्वास ने शरीर के खुद को ठीक करने के सिस्टम को ऑन कर दिया। अच्छा। और इसके विपरीत नोसिबो इफेक्ट होता है। अगर आप शक करते हैं या मानते हैं कि ये दवा मुझ पर काम नहीं करेगी, तो आपका यही अविश्वास असली दवा के असर को भी खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, बहुत से लोग कहेंगे कि विश्वास ठीक है, पर मेरी बीमारी तो मेरे डीएनए में है, ये मेरे माता पिता से मुझे मिली है। क्या विज्ञान इस जेनेटिक मजबूरी को भी चुनौती दे रहा है? बिल्कुल, और यही हमारी तीसरी और सबसे क्रांतिकारी कड़ी है, एपिजेनेटिक्स का विज्ञान। यह नया विज्ञान उस पुरानी धारणा को पूरी तरह से बदल रहा है कि हम अपने जीन्स के गुलाम हैं। एपिजेनेटिक्स, इसका क्या मतलब है? पुराना विज्ञान मानता था कि हमारे जीन्स हमारा भाग्य हैं। अगर आपके परिवार में डायबिटीज के जीन्स हैं, तो आपको डायबिटीज होगी ही। लेकिन सेल बायोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जैसे वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि हमारे जीन्स पर एक तरह का स्विच होता है, और उस स्विच को ऑन या ऑफ करने का रिमोट कंट्रोल हमारे वातावरण और हमारी धारणा, परसेप्शन के हाथ में है। तो हमारे जीन्स एक पियानो की तरह है, हमारे पे सभी सुर मौजूद हैं, बीमारी वाले भी और स्वास्थ्य वाले भी। लेकिन हमारी भावनाएं और हमारा माहौल ये तय करते हैं कि कौन सा गाना बजेगा। हम अपनी सोच से धुन बदल सकते हैं। इससे बेहतर एनालॉजी हो ही नहीं सकती। डॉक्टर लिप्टन ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में यही साबित किया। उन्होंने एक ही स्टेम सेल को लिया और उसे 3 अलग-अलग पेट्री डिश में रखा। पहली डिश में उन्होंने तनावपूर्ण माहौल बनाया, यानी स्ट्रेस हार्मोन्स डाले। नतीजा ये हुआ कि वो कोशिकाएं बीमार हो गईं। दूसरी डिश में उन्होंने पोषक और प्रेमपूर्ण वातावरण दिया। नतीजा ये हुआ कि वही कोशिकाएं स्वस्थ रहीं और विकसित हुईं। डीएनए एक ही था, बदला सिर्फ वातावरण। बिल्कुल। हमारे शरीर में कोशिकाओं के लिए ये वातावरण कौन बनाता है? हमारा खून। और हमारे खून की केमिस्ट्री कौन बनाता है? हमारे विचार और हमारी भावनाएं। तो इसका आध्यात्मिक पहलू हुआ संघ का रंग। अगर हम सकारात्मक माहौल में, अच्छी संगत में रहते हैं, तो हमारे हीलिंग जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर हम हर समय बीमार लोगों के बीच रहकर सिर्फ बीमारी की बातें करते हैं, तो बीमारी वाले जीन्स ऑन हो जाते हैं। एकदम सही। हम अपने जीन्स के शिकार नहीं, बल्कि हम अपने जीन्स के मास्टर हैं। हमारी धारणा, हमारा नजरिया उस रिमोट कंट्रोल का बटन है। तो इन सब बातों का सार क्या है? हमने प्रक्रिया समझी, बीमारियों का नक्शा देखा और इन 3 महत्वपूर्ण कड़ियों को भी जोड़ा। अब अगर किसी को संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए, तो उसका महासूत्र क्या है? संपूर्ण स्वास्थ्य एक इमारत की तरह है, जो 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। पहला स्तंभ है विचार, सकारात्मक, शांत और शक्तिशाली संकल्प। ये इमारत का ब्लूप्रिंट है।
दूसरा स्तंभ है कर्म। हमें समझना होगा कि कुछ बीमारियां हमारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब भी होती हैं। उन्हें बोझ समझकर, शिकायत करके भोगने के बजाय अगर हम उन्हें खुशी-खुशी एक कर्ज चुकाने के भाव से स्वीकार करते हैं, तो बीमारी का मानसिक और शारीरिक असर आधा हो जाता है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। और बाकी के 2 स्तंभ? तीसरा स्तंभ है आहार। जैसा हमने बात की, सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन ही नहीं, बल्कि परमात्मा की याद में शांति और प्रेम के भाव से बनाया और खाया गया भोजन। वो भोजन शरीर के लिए दवा का काम करता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है विश्वास। यह दृढ़ निश्चय कि मैं एक शक्तिशाली, निरोगी आत्मा हूं और मेरा शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। मैं ठीक हो रहा हूं। जब यह विश्वास हमारी हर कोशिका तक पहुंचता है, तो शरीर की पूरी फार्मेसी हीलिंग मोड में चली जाती है। संक्षेप में कहें तो 90% से ज्यादा बीमारियों की जड़ हमारा स्वभाव है। माफ करना, संतोष रखना, हर हाल में खुश रहना और कृतज्ञता का भाव रखना, ये दुनिया के सबसे बड़े इम्यूनिटी बूस्टर हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का अंतिम विचार शायद यही है कि अगर हमारे शरीर के अंदर की फार्मेसी एक विचार से जहर या अमृत बना सकती है, तो आज इस पल हम अपने लिए कौन सी पर्ची लिखना चुन रहे हैं? आपका इस पर क्या अनुभव है? क्या आपने कभी थॉट्स बदलकर हेल्थ में सुधार महसूस किया है? कृपया कमेंट में अपना प्रश्न पूछें या विचार बताएं।